हेलो स्टूडेंट, शिक्षा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कक्षा 9th और 10th में कुछ बालक ऐसे हैं, बालिकाएं ऐसे हैं कि जो फिजिक्स में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उनके लिए हम बेहतरीन तरीका लाए हैं ताकि वो भी अपने सब्जेक्ट में तेज़ हो सकें और जो लोग उनसे तेज़ हैं उनको थोड़ा से बराबरी लेवल में आ जाएं, ऐसे हम समझाने वाले हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं द्रव्य। द्रव्य क्या है? हम देखते हैं कि आसपास में पाई जाने वाली भी जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे द्रव के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, वो क्या है? द्रव्य हैं। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं द्रव्य क्या है, द्रव्य की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो द्रव्य देखते हैं। द्रव्य में होता है कि जो वस्तु स्थान घेरती है, अर्थात जो पदार्थ स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो द्रव्य कहलाता है। जिसमें भार होता है, भार का मतलब होता है वजन, जिसमें भार होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु है उसमें भार तो जरूर होगा, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा द्रव्य के रूप में देखते हैं। तो जो पदार्थ स्थान घेरती है, स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है, भार होता है। भार का मतलब होता है वजन। क्या होता है? वजन। जैसे हम कोई भी, मान लीजिए लकड़ी का एक गुटका लेते हैं, उसको हम तौलते हैं, तो तौलने को हम क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। ये कितने वजन का है, या हम उसे कहते हैं द्रव्यमान कितना है, या हम कहते हैं वो भार कितना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वो भार कहलाएगा। इसमें भार क्या है? अब इसमें ये कह रहा है कि जो स्थान घेरती है। अब ये मान लीजिए किसी समतल में रखा है, तो ये इतना क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ये स्थान घेर रही है। जितने स्थान में रखा है वो क्या है? स्थान घेर रही है, और इसमें क्या होता है? भार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। अब इतना समझ में आया है? जो ना समझ में आए वीडियो रोक करके आप देख भी सकते हैं। द्रव्य, अब देखते हैं कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, या मूल अवस्थाएं कितने होती हैं। द्रव्य की कुल मूल अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं। द्रव्य की कुल मूल अवस्थाएं, कुल मूल अवस्थाएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। मुख्यतः यही मूल क्या है? 3 अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन से हैं, ये तो यहाँ पर बताया है। पहला है हमारा ठोस है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब हम ये देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ये तो हमारे हो गए हैं मूल अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं? मूल अवस्थाएं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ तो दिया है मूल अवस्थाएं, लेकिन जब पूछे द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के अवस्थाएं होते हैं, या आप लोगों से पूछ लिया जाए द्रव्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, या द्रव्य कुल अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य या पूछे द्रव्य की कुल अवस्थाएं, कितने? कुल अवस्थाएं। द्रव्य की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं?
5 होती हैं। कितनी अवस्थाएं? द्रव की कुल अवस्थाएं। यदि कुल अवस्थाएं पूछें तो आपको 5 बतानी है। यदि मूल अवस्थाएं, कितनी मूल अवस्थाएं पूछें तो आपको 3 बतानी है। कौन कौन सी मूल अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस होती है। अब इसमें यदि कुल अवस्थाएं पूछे तो 5 बताने हैं। कौन कौन से होती हैं? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा है प्लाज्मा, चौथा प्लाज्मा, और 5वें नंबर में है BEC, अर्थात इसे हम कह सकते हैं BEC को कोष्टक के अंदर हम लिख देते हैं। BEC है क्या? BC का मतलब होता है बोस, और इसके बाद E से मतलब होता है आइंस्टीन, और C का मतलब होता है संघनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं BEC का फुल फॉर्म होता है बोस, आइंस्टीन, संघनी। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि बोस कौन थे, इनकी खोजकर्ता कौन है, BEC की खोजकर्ता कौन है? तो बोस का मतलब होता है सत्येंद्र नाथ। पूरा नाम इनका क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टीन है, आइंस्टीन को तो सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने E=mc² की खोज की है। तो वो क्या है? आइंस्टीन थे, यानी ऊर्जा की जो खोज की थी, जिन्होंने ऊर्जा के बारे में कुछ बताया था। संघनी एक प्रयोग किया गया था, जिसमें से हम उसे कह सकते हैं कि ये संघनी के रूप में, जैसे हम बताते हैं बाद में कि बोस, आइंस्टीन, संघनी का मतलब होता क्या है। तो वहाँ पर संघनी का जब हम मतलब बताएंगे तो एक हम संघनित्र वाला एक बंद कांच की एक नली लेते हैं, जिसमें से हम दोनों तरफ से, एक में माइनस आयन, एक में धनात्मक आयन को हम जब दोनों को यहाँ प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर कुछ गैसें होती हैं। क्या होती हैं? गैस भरी जाती है। तो उसे हम क्या करते हैं? इसमें हम ठंडा करते हैं। तो अभी हम इसके बाद में, जब हम पहले ठोस, द्रव, गैस के बारे में बता दें, इसके बाद हम प्लाज्मा और BEC के बारे में बताएंगे क्या होता है। तो अब हम इतना समझा दिए हैं, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ में आया। अगर ना आए तो एक बार से इसे वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी पढ़ाए जाएं उससे गौर करके सुनिएगा क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। चलिए, इतना हो सके तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो रोक करके आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम आगे बताते हैं, लेकिन हाँ ध्यान देना, मूल अवस्थाएं और कुल अवस्थाओं में अंतर होता है। तो यहाँ पर कुल अवस्थाएं कितनी हैं, मूल अवस्थाएं कितनी हैं? तो अब हम इसमें देखते हैं। पहला नंबर है मूल अवस्थाओं में। मूल अवस्थाएं कौन कौन से हैं? पहला नंबर है ठोस। हम ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ठोस में होता क्या है? जिसके कण पास पास होते, बहुत नज़दीक होते हैं, जिसमें आणविक आंतरिक बल लगता है। तो आणविक आंतरिक बल के कारण ये क्या होते हैं? इसके कण आपस में चिपके होते हैं। तो ये पहला नंबर यानी ए नंबर हम इसमें डाल दें ताकि आप लोग समझ जाएं कि ठोस में क्या क्या होता है। तो इसमें आयतन और आकार निश्चित होते हैं, तो इससे ये क्या होता है? आयतन और आकार दोनों निश्चित हैं। आयतन क्या है? आयतन उसमें क्या होता है कि जो ऊंचाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी हो, वो गोले के रूप में हो या
कुछ भी ऐसे आकार में दे देता है, कुछ ठोस, लेकिन ठोस होना चाहिए। तो वहाँ पर आयतन और आकार उसका कैसे बना है, उसे चाहे जिस आकार में वो बना है उसे चाहे जहाँ रख दो वो वैसे का वैसा ही रखा रहेगा, ना उसमें बदलाव हो कि वो थोड़ा से दब जाएगा, दबेगा नहीं। तो इसलिए उसमें क्या होता है, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अब देखते हैं बी नंबर में, इसमें क्या होता है, इसमें आगे क्या होता है देखते हैं। पहले में तो आयतन और आकार निश्चित है, तो अब इसमें दूसरा बी नंबर है। बी नंबर में होता है तो इनके कण आपस में चिपके होते हैं, आपस में चिपके होते हैं। इतना हम जानते हैं, इनके कण तो आपस में चिपके होते हैं, यानी बहुत पास पास होते हैं। या हम कह सकते हैं कि इनके कण बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी बहुत चिपके होते हैं। जैसे आप देखते हैं लड्डू होता है, लड्डू में ऐसे पूरा क्या है, आपस में चिपके होते हैं। तो उस प्रकार से जो उसके कण होते हैं, लड्डू बनाने के लिए बूंदी का प्रयोग किया जाए तो जिस प्रकार से बूंदी आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि इनके कण जो है बहुत पास पास होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कण बहुत पास पास क्यों होते हैं। तो तीसरा नंबर यानी सी नंबर हम कह सकते हैं कि इसमें अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल लगता है, अंतरा आणविक बल होता है। इसमें अंतरा आणविक बल होता है जिससे क्या होता है, इसके कण आपस में चिपके होते हैं। तीसरा नंबर तो डी नंबर। अगला चौथा नंबर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें जिस प्रकार से आकार में रखा रहेगा उस प्रकार से आकार में रखा रहेगा। दूसरा नंबर दिया, इसके कण आपस में चिपके रहते हैं, या हम कह सकते हैं इसके कण बहुत पास पास होते हैं। तीसरा नंबर कह सकते हैं इसमें अंतरा आणविक बल होता है। और इसके बाद डी नंबर होता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें से हम विद्युत प्रवाहित भी कर सकते हैं और विद्युत प्रवाहित भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कह दें पत्थर है, पत्थर में हम क्या करते हैं, यदि हम उसे गीला कर देते हैं तो वो उसमें विद्युत का सुचालक हो जाएगा, यदि वो सूखा रहेगा तो उसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है। और इसके बाद इसमें हम देखते हैं संपीडन, इसमें संपीडन होता है कि नहीं होता है, या इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, इसमें संपीडन नहीं होता है, संपीडन नहीं होता है। संपीडन का मतलब क्या होता है, संपीडन का मतलब होता है दबाव। क्या हम ठोस पदार्थ को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं इसमें संपीडन नहीं होता है। अगली बात, यदि इसमें लिख सकते हैं कोष्टक में अलग लिख सकते हैं तो संपीडन का मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं। संपीडन होता क्या है, संपीडन का मतलब होता है दबाव। ठीक है, इतना समझ आया। अगला हम देखते हैं ई नंबर यानी पांचवा नंबर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें विसरण विसरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विसरण नहीं होता है, विसरण भी नहीं होता है। विसरण क्या है, जैसे हम कह दें, चलिए विसरण की बात कर देते हैं, विसरण परिभाषा लिख देते हैं तो ताकि आप लोग समझ जाएं विसरण क्या है। विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर कणों का बहना। कणों का बहना अर्थात बहाव, जैसे पानी नहीं बहता है उसी प्रकार क्या ये ठोस बहता है? नहीं बहता है। तो इस प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें विसरण नहीं होता है। इतना समझ में आया? ये था हमारी मूल अवस्थाएं का पहला, जिसे हम ठोस कहते हैं। ठोस के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी है। अब इसे आगे हम देखते हैं। इसमें पहला नंबर ठोस हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं द्रव। द्रव क्या है? इतना समझ में आया? जब समझ में ना आए तो वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में हमारा आता है द्रव। द्रव क्या है? द्रव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते थे, लेकिन इसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इसमें आयतन, दूध ले लीजिए, जैसे दूध है, दूध को हम ले लेते हैं तो दूध में चाहे हम जिस बर्तन में डालेंगे वो दूध ही रहेगा। तो अर्थात कह सकते हैं उसका आयतन क्या है? निश्चित है। लेकिन आकार यदि हम बाल्टी में लेते हैं तो बाल्टी में हम जब लेते हैं तो उसमें बाल्टी का आकार ले लेगा, और यदि हम गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं आकार उसका निश्चित नहीं है लेकिन अनिश्चित है। जिसमें डालेंगे पात्र में उसी का आकार ले लेता है। दूसरा नंबर बी नंबर, इसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा इनके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। उसमें बहुत पास पास होते थे लेकिन इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम एक यहाँ है एक यहाँ, इस प्रकार से क्या है? अंतरा आणविक बल इसमें बहुत कम होता है। ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है। अर्थात ठोस में है अंतरा आणविक बल के कारण होता है। ठोस में बिल्कुल ऐसे चिपके रहते हैं। तो इससे यहाँ से यानी इस प्रकार से क्या है? विद्युत हम प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन जब उसमें जैसे हम ठोस में क्या था? लोहा को लेते हैं, लोहा को गर्म करते हैं, इस प्रकार से जैसे हम गर्म कर रहे हैं इसे, तो इस प्रकार से ये राड है, राड को गर्म करते हैं। इसमें क्या होता है? ठोस में लोहे में जब गर्म करते हैं तो ये अंतरा आणविक बल के कारण एक इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। लेकिन द्रव क्या है? ये भी क्या होता है? अंतरा आणविक बल थोड़ा कम होता है। सी नंबर इसमें कहा जाए, इसमें ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक बल कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अर्थात थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इसलिए अंतरा आणविक बल भी क्या है? कम होता है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर। इसमें क्या संपीड़न होता है? इसमें संपीड़न नहीं होता है। इसमें संपीड़न नहीं होता है। संपीड़न जैसे अभी हमने बताया, दबाव। एक सिरंज लेते हैं, इसमें सिरंज में हम ये बना रहता है इस प्रकार से, आप जानते हैं सिरंज में इस प्रकार से नोक, यहाँ हम क्या कर देते हैं? रुई से या किसी वस्तु से हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम जल भर देते हैं। फिर इसको हम दबाएंगे तो क्या ये दबेगा?
नहीं दबेगा, अर्थात इसमें संपीड़न नहीं होता, दाब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव में क्या होता है, संपीड़न नहीं होता है। इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं, ई नंबर। इसमें विसरण होता है होता है, इसमें विसरण होता है, विसरण होता है। अभी जैसे हमने विसरण का मतलब बताया है कि विसरण का मतलब होता है बहना, तो इसमें क्या है, ये बहता है। विसरण का मतलब जैसे हम कह देते हैं 2 पात्र लेते हैं, एक पात्र में हम यहाँ तक क्या है जल भर देते हैं और दूसरे पात्र में मान लीजिए थोड़ा से जल भरते हैं यहाँ तक, और इसमें हम एक ऊंचाई पर एक हम क्या कर देते हैं, नली लगा देते हैं। क्या लगा दिए, नली लगा दिए। नली लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, विसरण में हमने क्या बताया, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का बहना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा था और यहाँ पर कम था, तो यहाँ से पानी धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से बहते हुए इस नली से यहाँ पर आएगा, धीरे धीरे इसमें का पानी कम होगा, यहाँ पर ये क्या है बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा दोनों का पानी क्या है बराबर हो जाएगा, यानी पात्र में पानी कम हो जाएगा, तो इसमें से पानी और इसमें का पानी दोनों क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव में क्या होता है, विसरण होता है। अधिक सांद्रता, क्योंकि इसमें अधिक था पानी, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहा, निम्न सांद्रता की ओर जो कण बहते हैं वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसमें क्या है, विसरण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लेना है तो यदि समझ में ना आए तो एक बार वीडियो इसे जरूर रोक करके देख लीजिएगा। जो समझ में ना आए हमें कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसे देख करके हम आपका जो समस्या है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा दिया है हमारा गैस। गैस क्या है, गैस में हम देखते हैं गैस में जिस प्रकार से ठोस द्रव पढ़ चुके हैं, अब गैस पढ़ते हैं। गैस में होता है कि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये नहीं है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होगा, नहीं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। एक यहाँ है से इसके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। फिर इसके बाद इसमें है बी नंबर, आयतन और आकार। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित हैं। अनिश्चित होते हैं, अर्थात इसमें कह सकते हैं, उसमें क्या था कि दोनों में, ठोस में था कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होते थे, लेकिन द्रव में क्या होता था, आयतन निश्चित होता था, आकार अनिश्चित होता। लेकिन इसमें दोनों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हैं, क्योंकि हम वायु को देख नहीं सकते हैं। वायु को हम जब देख नहीं सकते तो उसमें हम कह नहीं सकते कि इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होंगे। तो इस प्रकार से जब हम देख नहीं सकते तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयतन और आकार दोनों इसमें क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तीसरा, इसमें क्या होता है, इसमें विसरण होता है। इसमें विसरण होता है, इसमें विसरण भी होता है, इसमें संपीड़न भी होता है। संपीड़न, संपीड़न दबाव, जैसे अभी हमने बताया था कि एक सिरिंज में आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम
कुछ वस्तु रख देते हैं या किसी पदार्थ से बंद कर देते हैं और नीचे से हम क्या करते थे, यहाँ वायु भरी है, हम इसे क्या करते हैं, जब दबाते हैं तो ये क्या होता है, दबता है। जब दबता है तो इसमें क्या होता है, संपीड़न होता है। अब इसमें हम अगर कह सकते हैं आगे ई नंबर 5वें नंबर में, तो इसे हम कह सकते हैं इसमें अंतरा आणविक बल नहीं होता है। इसमें अंतरा आणविक बल नहीं होता है। नहीं होता है। सब में क्या था, अंतरा आणविक बल होता था, इसमें अंतरा आणविक बल नहीं होता है। गैस में हम देखते हैं कि गैस में क्या होता है, एग्जाम्पल में गैस में हम देखते हैं कि कोई भी हम इत्र लेते हैं तो इत्र को यदि हम एक स्थान से छोड़ेंगे तो वहाँ पर दूसरे स्थान पर धीरे धीरे कणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो इत्र क्या है, महकने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें इत्र है। इत्र परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, गैस है। जैसे आप लोग घर में खाना बनाते हैं तो सिलेंडर में गैस होती है। गैस में जब हम क्या करते हैं, एक स्थान से यदि हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सिलेंडर भी, इसमें जो गैस भरी होती है, सिलेंडर में भरी गैस। और ये भी कह सकते हैं कि जो आप लोग जाते हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो भी क्या है, महकती रहती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गैस एक में क्या होता है, आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं। इतना समझ में आया। चलिए आगे हम देखते हैं। इतना ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ा दिए हैं। अब हाँ आगे देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, ठोस द्रव गैस में एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से हम बना देते हैं मूल अवस्थाओं में। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठोस के उदाहरण होता है जैसे पत्थर, बर्फ। इसमें क्या है, तेल, पानी, दूध। तो इस प्रकार से ये क्या है, एग्जाम्पल इसके हैं। गैस में क्या है, इत्र, पेट्रोल और गैस जो सिलेंडर होती है आपके घर में खाना बनाने के लिए, सिलेंडर में भरी गैस। अब आप लोग सोचते होंगे सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, वो सिलेंडर में भरी जो गैस होती है वो किसमें का बना होता है। तो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है तो वो गैस किसमें से होती है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इन दोनों क्या होता है, मिश्रण, जिसमें से आप लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है। इसका मूल अवस्थाओं का हमने क्या बता दिया, ठोस बता दिया, द्रव बता दिया, गैस बता दिया, इनका उदाहरण भी बता दिया है। इतना ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके डाल सकते हैं ताकि आपके समस्याओं का समाधान हम कर सकें। बस यहीं पर हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं ताकि जो भी चैप्टर आगे पढ़ा जाए। अब इसमें हम मूल अवस्थाओं के बारे में जैसे बता दिया है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे मूल अवस्थाओं से कुल अवस्थाओं में। कुल अवस्थाओं में दो अन्य अवस्थाएं होती हैं जिसमें से हमने बताया था प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी के बारे में अगले लेक्चर में बताया जाएगा। उसके आगे बीईसी में क्या होता है
और इसके बाद उसमें प्लाज्मा में क्या होता है। तो इस प्रकार से हम ये ठोस द्रव गैस के बारे में कुल अवस्थाएं और मूल अवस्थाओं के बारे में सभी कुछ बता देंगे, ताकि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ सकें और आपको याद भी हो सके। जो भी ना समझ में आए उसे एक बार रिपीट कर लेना, यानी दोहरा लेना, वीडियो रोक करके देख सकते हैं जो ना समझ में आए। तो इस प्रकार से आप लोग बार बार यदि पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, ना कि नॉलेज घटता है। क्योंकि विद्या बढ़ती है, विद्या कभी घटती है। ये धन नहीं है कि धन चुराने से चोर चोरी कर सकता है, लेकिन विद्या को कभी चोर चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा। इसलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम पत्थर में मुलायम रस्सी को भी चलाएंगे तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमको ही आएगा, ना कि दूसरे को। यदि दूसरा नहीं पढ़ रहा है, वो सो रहा है रात में, तो आपको रात में जग करके बराबर कंटिन्यू पढ़ते रहना है, ताकि आपके भविष्य में कुछ भी करने के लिए असंभव ना हो, वो संभव हो सके। जो आपके लिए, अपने पिता के लिए फिक्र करने आए हों, फिक्र को हमें फक्र में बदलना जरूरी है। इसलिए ये चैप्टर यहीं पर हम क्लोज करते हैं। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे प्लाज्मा और पीईसी के बारे में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।